Hello dear students, welcome to IEC Chapara. I am Imran Ansari. I have once again come back here with the question answer of the poetry tree that I explained you in my last video. This poetry belongs to bachelor degree second year, subject English. The name of the poetry is you know very well, Tree. This poetry is written by Tina Morris. I have explained this poetry in my last video. If you want to learn this poetry, you have to go to my YouTube channel IEC Chapara, or you have to join me on FB, from where you can get all the videos related to English language. I have prepared the question answer and lesson plan of class 10th, 11th and 12th and first year as well and second year as well. And also I have prepared some videos for spoken language. If you want to learn those videos, you have to go to my IEC Chapara. This is my YouTube channel, IEC Chapara. You can learn a lot of videos on English language there. So today we will study Bachelor second year second paper, subject English. Name of the poetry is Tree by Tina Morris. So let's start the question answer of this poetry. First question is, who does the poet mean by they in the first line of the poem? कविता की पहली लाइन में कवि ने दे किसे कहा है, दे का मतलब क्या है, आपको मैंने बताया है ये, है ना। फर्स्ट पोइट्री में जब एक्सप्लेन किया था तो इसका मीनिंग बताया था कि ओल्डर जनरेशन। तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा, बाय दे द पोएट मीन्स द पीपल हु बिलोंग टू ओल्ड जनरेशन। क्लियर है, पूरा क्वेश्चन से आगे आपका बाय दे इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम द पोएट मीन्स द पीपल हु बिलोंग टू ओल्ड जनरेशन। क्लियर है, इजीली यू कैन डू दिस। दे से कवि का तात्पर्य उन लोगों से है जो पुरानी पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। बिलोंग मतलब होता है ताल्लुक़ रखना या संबंध रखना। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ़ द ट्रीज आर नॉट टेकन केयर ऑफ। क्या परिणाम होगा यदि पेड़ों की रक्षा नहीं की गई तो। इफ़ द ट्रीज, आंसर है इफ़ द ट्रीज आर नॉट टेकन केयर ऑफ देन द ग्रीन लैंडस्केप ऑफ अर्थ विल चेंज इनटू अ डस्टी वन। यदि पेड़ों की रक्षा नहीं की गई, इफ़ द ट्रीज आर नॉट टेकन केयर ऑफ, यदि पेड़ों की रक्षा, देन तो, देन मीन्स तो, द ग्रीन लैंडस्केप ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो हरियाली है, हरा भूदृश्य है, हरा भरा भूदृश्य है, विल चेंज इनटू अ डस्टी वन, वो एक धूल दूषित डस्टी क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। देयर विल बी नो लाइफ इन दी अर्थ, पृथ्वी में कोई भी जीवन नहीं बचेगा। यदि आपको पूरा लर्न ना हो तो आप इसको इतना भी कह सकते हो, देयर विल बी नो लाइफ इन दी अर्थ इफ़ द ट्रीज आर नॉट टेकन केयर ऑफ। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इफ़ द ट्रीज आर नॉट टेकन केयर ऑफ देयर विल बी नो लाइफ इन दी अर्थ, बट यू कैन लर्न दिस प्रिटी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट मीन बाय विस्परिंग ऑफ लीव्स वुड गो साइलेंट। कवि का पत्तियों की सरसराहट शांत हो जाएगी, इससे क्या अभिप्राय है। इट मीन्स ऑल द ट्रीज वुड बी पेरिस्ड। इसका मतलब यह है कि सारे पेड़ नष्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है बेटा, यदि मान लो पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियाँ कैसे सरसराएंगी, क्योंकि पत्तियाँ और फूल जो होते हैं और फल होते हैं जो काय में आते हैं, पेड़ों में आते हैं। तो पेरिश मतलब हो जाता है नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो इट मीन्स ऑल द ट्रीज वुड बी पेरिस्ड, सारे पेड़ समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, व्हाट डज द पोएट वेट इन द वैन फॉर। व्यर्थ में कवि किसकी प्रतीक्षा करता है। यदि आपने पोइट्री समझा है तो इसका आंसर आपको बन जाएगा स्लो अनफर्लिंग ऑफ द बर्ड्स, है ना, ये आया था वर्ड्स में तो वही आंसर है। ही वेट्स फॉर द स्लो अनफर्लिंग ऑफ द बर्ड्स, वो कलियों के धीरे धीरे खिलने की वेट करता है। इन वैन मतलब व्यर्थ में, तो क्या आंसर हो जाएगा, ही वेट्स फॉर द, ही वेट्स पूरा आपको क्वेश्चन से जाएगा। आपको फोर के बाद द स्लो अनफर्लिंग ऑफ द बर्ड्स इतना याद करना है, इन वैन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वो कलियों के व्यर्थ में खिलने की प्रतीक्षा करता है। वेयर डज द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द पोएट पाइल रबिश अपॉन रबिश। कवि कचरे पे कचरा कहाँ एकत्र करता है, ये तो आप, ही इज़ पाइलिंग रबिश अपॉन रबिश इन अ डस्टी लैंडस्केप, वो एक दूषित भूदृश्य पर
डस्टी मतलब धूल से भरा हुआ, लैंडस्केप मतलब वो दृश्य पर क्या कर रहा है, ढेर इकट्ठा कर रहा है कचरों का। क्लियर है? तो इसका आंसर आप कैसे कर सकते हो, द पोएट पाइल्स, यदि ए इज पाइलिंग ना बने तो आप क्या कर सकते हो, द पोएट पाइल्स रबिश अपॉन रबिश इन अ डस्टी लैंडस्केप, एक धूल दूषित लैंडस्केप में, भूदृश्य में। ठीक है। सिक्स्थ है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाइलिंग रबिश, कचरा एकत्र करने का, बकवास चीज़ें एकत्र करने का, इकट्ठा करने का, ढेर लगाने का, कचरे का ढेर लगाने का पर्पस या मकसद या उद्देश्य, पर्पस मतलब मकसद या उद्देश्य क्या है। द पोएट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्री बाय पीलिंग रबिश। क्लियर है? आपको एक्सप्लेन किया था पोएट्री में। द पोएट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्री बाय पीलिंग रबिश, मतलब कि वो कचरा इकट्ठा करके पेड़ बनाने का प्रयास कर रहा है, और कर रही है बेटा, यहाँ पर जो पोएट्री है वो फीमेल है ना। नेक्स्ट है आपका, द पर्पस ऑफ पाइलिंग रबिश टू क्रिएट अ न्यू ट्री। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी याद कर सकते हो, द पर्पस टू पाइलिंग, देखिए क्वेश्चन से जाएगा, द पर्पस ऑफ पाइलिंग रबिश, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, टू क्रिएट अ न्यू ट्री, एक न्यू ट्री को निर्मित करना उसका मकसद है। अगला क्वेश्चन है आपका 7th नंबर का, हाउ डज द ट्री क्रिएटेड बाय मैन लुक लाइक, किस तरह का लगता है वो पेड़ जो मनुष्य ने बनाया है। तो देखिए, इट इज या इट्स शेप इज़ राइट, इसका जो शेप है वो सही है, बट नेल्ड ब्रांचेस लीन अपॉन द विंड एंड प्लास्टिक लीव्स लैंड कलर टू द थिंग्स, इसका शेप तो ठीक है, पर जो इसकी जो गड़ी हुई जो कीलें हैं जो दीवारों में गड़ी हुई हैं, ठीक है, वो विंड से झुकी हुई हैं, प्लास्टिक की पत्तियाँ, और वो उधार ले रही हैं रंग कैसे, कलियों से। ट्विंग मतलब होता है आपका क्या होता है, एक प्रकार से टहनी। इट इज़ एन आर्टिफिशियल ट्री, इट इज़ लाइफलेस, ये एक नकली पेड़ है, ये निर्जीव है। इट्स लुक लाइक इट लुक्स लाइक एन ओरिजिनल ट्री बट इट हैज़ नो लाइफ, नो कलर, इट कैन नॉट फ्लरिश एंड प्रॉस्पर। ये एक वास्तविक ट्री की तरह लगता है, किंतु इसमें जीवन नहीं है और ना ही रंग है, और ये कभी भी फ्लोरिश या मतलब कहना चाहिए पल्लवित नहीं हो सकता और समृद्ध नहीं हो सकता। इन शॉर्ट में यदि आपको ये लड़ना हो तो आपकी जो लास्ट की जो दो लाइन लिखी हुई हैं, इसको क्या लिखोगे, द ट्री लुक्स लाइक एन ओरिजिनल ट्री, जो ट्री है वो एक वास्तविक पेड़ की तरह लगता है, किंतु बट मीन्स किंतु, इट हैज़ नो लाइफ नो कलर, इसमें ना तो जीवन है ना ही कोई रंग है। इट कैन नॉट फ्लरिश एंड प्रॉस्पर, ना तो ये खिल सकता है और पुष्पित हो सकता है, और ना ही ये समृद्ध हो सकता है। तो आप इसको ऐसा लर्न कर लोगे, ये वाली दो लाइन, ठीक है, ये सरल लाइनें हैं। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द ट्री इज़ नॉट स्टेयर्ड डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारे प्रयासों के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ठीक है, पेड़ जो है वो हिल नहीं रहा है, उसे हिलाया नहीं गया। बिकॉज इसका आंसर आएगा, द ट्री इज़ नॉट स्टीयर्ड अप, पेड़ को हिलाया नहीं गया, उसमें हलचल नहीं पैदा की गई। बिकॉज क्योंकि इट इज़ मेड ऑफ डेड मटेरियल्स, क्योंकि ये निर्जीव वस्तुओं से बना हुआ है, ये एक निर्जीव पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाउ डू द ट्रीज सिंग, पेड़ कैसे गाते हैं। बड़ा आसान है, द ट्रीज सिंग व्हेन दे आर स्टीयर्ड बाय लव, पेड़ गाते हैं जब उन्हें प्रेम से हिलाया जाता है, उन पर हलचल पैदा की जाती है, ठीक है, प्रेम के द्वारा। एक्सप्लेन द वर्ड वेरी इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, कविता के लास्ट छंद में जो वेरी वर्ड है उसको आप व्यक्त कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। द वर्ड वेरी मीन्स टायर्ड और फैटिग्ड, वेरी मीन्स होता है बेटा थका हुआ, उबा हुआ, है ना, थका मांदा। तो द वर्ड वेरी मीन्स टायर्ड, यदि आप इसको इतना भी लर्न कर लोगे तो आपका काम उसमें आराम से बनेगा, बड़े आसानी से बन जाएगा आपका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कैजुअन दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्री, कौन सी चेतावनी है जो इस कविता ट्री में दी गई है। देखो, द कॉजन इज, चेतावनी है कि, दैट द कॉजन इज दैट, चेतावनी है कि, इफ़ वी कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट मदर नेचर, यदि मान लीजिए यदि हम जो प्रकृति माता है उनको लगातार उनका शोषण हम कंटिन्यू रखते हैं, इट विल बी लेफ्ट विद नो लाइफ, ये बिना जीवन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, इट विल बी लेफ्ट विद नो लाइफ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटीज़, ये जीवन उत्पन्न करने वाली जो क्षमता है इसके बिना रह जाएगी। इफ़ वी कंटिन्यू
टू एक्सप्लॉइट मदर नेचर, यदि हम शोषण करते हैं प्रकृति का जिस तरीके से भी कर रहे हैं प्रकृति माता का, इट विल लेफ्ट विद नो लाइफ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटीज़, ये जीवन उत्पन्न करने वाली क्षमता के बिना रह जाएगी, मतलब वो क्षमता इससे समाप्त हो जाएगी। इफ़ द ट्रीज आर नॉट टेकन केयर ऑफ, इसकी एक और इसका आपका जो है चेतावनी वो ये है, जिसको आप इसको इतना भी लिख सकते हो, इफ़ द ट्रीज आर नॉट टेकन केयर ऑफ, यदि पेड़ की रक्षा नहीं की गई, पेड़ों की रक्षा नहीं की गई, देन तो देयर विल बी नो लाइफ इन दी अर्थ, तो पृथ्वी में कोई भी जीवन नहीं रहेगा, शेष नहीं रहेगा। द होल अर्थ विल बिकम लाइफलेस डस्टी लैंडस्केप, और जो संपूर्ण पृथ्वी है वो क्या हो जाएगी, एक निर्जीव लैंडस्केप बन जाएगी, भूदृश्य बन जाएगी। तो आप ये जो दिया हुआ है सेकंड नंबर में पैराग्राफ चेंज करके बनाया हुआ है, इसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। इफ़ द ट्रीज आर नॉट टेकन केयर ऑफ द देयर विल बी नो लाइफ इन दी अर्थ, द होल अर्थ विल बिकम लाइफलेस डस्टी स्केप, ठीक है, लैंडस्केप बन जाएगा ये। अब आपके इसके आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। राइट द समरी ऑफ द पोएम ट्री, what does टीना मॉरिस से इन ट्री, समरी लिखिए। समरी आपको एक्सप्लेन कर दिया था मगर वंस अगेन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं। द पोएम ट्री इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स, ट्री कविता मेरी प्रिय कविताओं में से एक है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय टीना मॉरिस, ये कविता टीना मॉरिस के द्वारा रचित है। दिस पोएम शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये पेड़ों की महत्व को बताती है। द पोएट मेक्स द प्रेजेंट जनरेशन रियलाइज व्हाट द वर्ल्ड वुड बी विदाउट ट्रीज, कविता बताती है कि बिना पेड़ों की पृथ्वी कैसी होगी। शी सेज, वो कहती हैं, वी डिड नॉट नो बिफोर हैंड दैट हाउ द वर्ल्ड वुड बी लुक विदाउट ट्रीज, वो कहती हैं कि हमें नहीं पता था कि विश्व बिना पेड़ों के कैसे लगेगा। द लाइवली ग्रीन स्प्रिंग हैज़ डाइड अ पेल डेथ, जीवंत हरित बसंत जो है वो नीरस उबा हुआ एक पीली मृत्यु को मर गया है, उबासा उदासीन। नाउ एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्री बाय पाइलिंग रबिश, अब हर कोई कचरे का भीड़ या ढेर इकट्ठा करके एक डुप्लीकेट या नकली पेड़ बनाने का प्रयास कर रहा है। द ट्री सो क्रिएटेड, ऐसा बना हुआ ट्री, लुक्स राइट इन शेप, शेप में आकार में तो वो अच्छा लगता है, सही लगता है, एक वास्तविक पेड़ की तरह लगता है। बट इट हैज़ नीदर कलर नॉर लाइफ, पर इसमें ना तो जीवन है और ना ही का रंग है। नो बर्ड इज़ गोइंग टू ओपन अप इन अ फ्लोवर, ना ही कोई कलिया पुष्प में पल्लवित होने जा रही है। नॉट द बर्ड्स इज गोइंग टू सिंग, कोई जो पक्षी हैं वो गाने भी नहीं जा रहे हैं। नो मैटर हाउ मच यू स्टेयर इट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कितना भी प्यार से हिला लो। क्वेश्चन 2 है आपका, हाउ डू यू कंपेयर ट्री इन पोएट्स इमेजिनेशन विद द नेचुरल ट्री। कहने का मतलब यह है कि हाउ डू यू कंपेयर ट्री इन पोएट्स इमेजिनेशन, ठीक है, विद द नेचुरल ट्री, मतलब प्राकृतिक पेड़ से आप जो कवि की कल्पना का ट्री है उसकी तुलना कैसे करेंगे। तो देखिए, द शेप ऑफ द पोएट्स ट्री एंड नेचुरल ट्री इज़ ऑलमोस्ट सेम। कविता में कवि का जो पेड़ है उसकी कल्पना का और जो वास्तविक पेड़ है उसका जो आकार है वो तो सेम है, एक सा है। बट द नेचुरल ट्री इज़ लाइव एंड पोएट्स ट्री इज़ डेड, किंतु जो प्राकृतिक पेड़ है वो जीवित है और जो कवि का पेड़ है वो निर्जीव है, मृत है। नेचुरल ट्री इज़ मेड अप ऑफ लाइवली ऑर्गन्स, ये जो प्राकृतिक पेड़ है वो जीवंत पदार्थों से, तत्वों से बना है। बट पोएट्स ट्री इज़ जस्ट अ पाइल ऑफ डेड मटेरियल, किंतु जो कवि का पेड़ है वो केवल एक कचरे का ढेर है, मृत वस्तुओं का, निर्जीव वस्तुओं का। द ग्रीन नेचुरल ट्री इज़ इन अ प्लेजेंट ग्रीन सराउंडिंग, और जो हरा भरा प्राकृतिक पेड़ है वो एक हरे भरे वातावरण में चारों ओर से घिरा हुआ है। सराउंडिंग मतलब चारों ओर का क्षेत्र जिससे हम घिरे हुए हैं। वाइल, वहीं, द आर्टिफिशियल ट्री इज़ स्टैंडिंग इन अ डस्टी लैंडस्केप, पर वहीं जो नकली जो लैंडस्केप है, सॉरी जो नकली पेड़ है वो एक डस्टी लैंडस्केप में, कचरे वाले भूदृश्य में खड़ा हुआ है। एंड इस सिंग्स, डस्टी है ना। अगला है आपका इसी के बाद, फ्लावर्स ब्लूम इन अ नेचुरल ट्री, प्राकृतिक पेड़ जो है उसमें फ्लावर ब्लूम करते हैं, पेड़ खिलते हैं। इट सिंग्स व्हेन स्टीयर्ड बाय लव, इसे प्यार से हिलाया जाता है तो ये गाया जाता है। बट देयर इज़ नो बर्ड्स और फ्लावर ऑन पोइट्स ट्री, किंतु जो कवि का पेड़ है, पोइट्स ट्री है, उसमें ना तो कोई कली है, ना फ्लावर है और ना ही कोई इसमें जीवन है।
ना ही कोई पुष्प है। नॉर कैन इट स्ट्रिंग इवन इफ स्टीयर्ड द हार्डेस्ट, और ये इसको यदि आप कठोरता से हिलाते भी हैं तो ये हिलेगा नहीं। इन शॉर्ट यदि आप इसको बनाना चाहें तो आप कैसे कह सकते हो, द पोएट्स ट्री इज अलाइव, सॉरी द नेचुरल ट्री इज ग्रीन एंड अलाइव, but the poet's tree is green but not alive. The poet the natural tree sings but poet's tree does not sing. The original, देखिए इसको आप चार भागों से, इसके आप चार पॉइंट सिंपल बना सकते हैं। पहला पॉइंट तो आपका क्या बन जाएगा, द नेचुरल ट्री इज अलाइव बट द पोएट्स ट्री इज डेड। फर्स्ट पॉइंट आपका ये बन गया कि प्राकृतिक जो पेड़ है वो क्या है, जीवित है, और जो कवि का जो पेड़ है वो निर्जीव है, मृत है। द नेचुरल ट्री हैज़ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जो प्राकृतिक पेड़ है उसके पास फ्लावर भी हैं और फ्रूट्स भी हैं, बट द आर्टिफिशियल ट्री डजेंट हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट, जो आर्टिफिशियल ट्री है उसके पास कोई फ्लावर या फ्रूट्स नहीं है। तीसरा, द बर्ड सिंग्स and the leaf sings when it is stirred by love in a natural tree। प्राकृतिक पेड़ में जब उसको प्रेम से हिलाया जाता है तो उसमें पक्षी और पेड़ की पत्तियां गाती हैं। बट नेचुरल बट पोएट्स ट्री इज़ एन आर्टिफिशियल ट्री, इट डजेंट सिंग। जो पोइट का कवि है का पोइट या कवि का जो पेड़ है वो निर्जीव है, नकली है, और वो गाता नहीं है, उसमें पेड़ पौधे में पक्षी भी आते नहीं हैं। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये। इसको आप एक बार और अच्छे से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचर्स कंजर्वेशन। प्रकृति के संरक्षण के क्षेत्र में क्या मैसेज है कविता का। तो देखिए इसका मैसेज जो है, द पोएट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज। कवि यहाँ पर पेड़ों की महत्ता को बताते हैं, दिखाते हैं। इट मेक्स द प्रेजेंट जनरेशन रियलाइज व्हाट द वर्ल्ड वुड बी विदाउट ट्री। ये कविता वर्तमान जनरेशन को बताती है कि बिना पेड़ों के विश्व कैसा होगा। द पोएम मेक्स अस रियलाइज दैट ऑ आ डेप्थ ऑफ ट्रीज। हमें प्रेजेंट जनरेशन को ये कविता बताती है पेड़ों के ऋण के बारे में, जो हम पेड़ों के जो ऋण हैं, पेड़ों ने हमको जो चीज़ दिया है उसके बारे में ये बताती है। द पोएम एम्फेसाइजेस, कविता जो है वो जोड़ देती है दैट कि इफ़ वी विल नॉट कंजर्व द नेचर, यदि हम मान लीजिए कंजर्व नहीं होंगे, हम नेचर का कंजर्वेशन नहीं करेंगे, संरक्षण नहीं करेंगे। कंजर्व मतलब होता है संरक्षण करना। द नेचर, प्रकृति का, देन इट विल लीड टू आवर ऑन डिस्ट्रक्शन। तो ये हमें हमारे स्वयं के डिस्ट्रक्शन की ओर, ये हमें हमारे स्वयं के डिस्ट्रक्शन या विनाश की ओर ले जाएगी। द अर्थ विल टर्न इनटू अ पाइल ऑफ रबिश। जो पृथ्वी है वो कचरे के ढेर के रूप में बदल जाएगी। एंड द लैंडस्केप विल बिकम डस्टी। और जो भूदृश्य है वो कचरा वाला हो जाएगा, धूल दूषित हो जाएगा। अब देखिए इसको यदि पूरा नहीं बन रहा है तो आप इसको नीचे वाली लाइन को भी लिख सकते हैं, ये चार लाइन को। देखिए इसमें क्या लिखा है, द मैसेज ऑफ द पोएम इज, कविता का मैसेज है कि लाउड एंड क्लियर। द मैसेज ऑफ द पोएम इज लाउड एंड क्लियर। जो कविता है उसका संदेश वो लाउड है और स्पष्ट है कि सेव नेचर टू सेव फ्यूचर। प्रकृति को आप सुरक्षित करें आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। इफ़ नेचर इज़ नॉट सेव्ड, यदि प्रकृति को सेव नहीं किया गया, देन द कमिंग जनरेशन विल सफ़र्ड अलॉट। तो आने वाली जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करेगी। एंड दे विल पुट द ब्लेम सेक्वेरली ऑन अस। और वे सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर हम पर ब्लेम रखेंगे, हम पर ही ब्लेम करेंगे। ऑन अस है ना, ब्लेम करेंगे, हम पर ही ये इल्ज़ाम लगाएंगे। ब्लेम मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना। डेट की वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिसरीज। और उनके दुख के लिए, उनकी परेशानियों के लिए हम क्या हैं बेटा, उनके लिए हम लोग दोषी हैं। कुल मिला के आप इतना सारा लर्न नहीं कर पा रहे हो तो आप ये लास्ट की जो चार लाइनें हैं, द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ लाउड एंड क्लियर। कविता का संदेश लाउड एंड क्लियर है। डेट की सेव नेचर टू सेव लाइफ, या सेव नेचर टू सेव फ्यूचर। सेव नेचर टू सेव लाइफ भी लिख सकते हो यहाँ पर आप, और सेव नेचर टू सेव फ्यूचर भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। इस बात का विशेष ध्यान देंगे।
यदि आप मतलब कि आप पेड़ों को सुरक्षित करें भविष्य को और जीवन को सुरक्षित करने के लिए। इफ़ नेचर इज़ नॉट सेव्ड, यदि नेचर को सेव नहीं किया गया, सुरक्षित नहीं किया गया, देन द कमिंग जनरेशन विल सफ़र अलॉट, तो आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, बहुत सारी समस्याओं का वो सामना करने वाली है, इस बात का आप विशेष ध्यान दें। एंड दे विल पुट द ब्लेम सिक्वेंटली ऑन अस, और हमको वो सिक्वेंटली देखा जाए तो हम पर ही वो पूरा उसका ब्लेम रखेंगे, दोषारोपण हम पर ही करेंगे। ब्लेम करना मतलब दोष लगाना, इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना। दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिस्ट्रीज़, कि हम उनकी सारी समस्याओं का जिम्मेदार हम ही लोग हैं। कुछ अपोजिट हैं एंटोनिम से जिनको आप सीखिए यहाँ पर, जैसे कि लाइक जिसका मतलब होता है उसी तरह या समान। अपोजिट होता है इसका अनलाइक, विपरीत, के विपरीत, असमान। वाइब्रेंट मतलब होता है चमकीला या आकर्षक, इसका अपोजिट होगा डल, फीका, सुस्त। क्रिएट मतलब होता है निर्माण करना, निर्मित करना, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। लविंग मीन्स होता है प्रेमपूर्ण या प्यारा। हेटफुल मतलब होता है घृणित, इसका अपोजिट हो जाएगा हेटफुल। वेरी मीन्स होता है आपका थका मांदा या उबा हुआ, इसका अपोजिट हो जाएगा एनर्जेटिक, मतलब एनर्जेटिक मीन्स होता है ओजस्वी और कर्मठ, तेजस। इसके अलावा देखिए प्रोडक्टिव मतलब होता है उत्पादक, लाभकारी, उपयोगी, इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव, इसका मतलब होता है हानिकारक, विध्वंसक, विनाशकारी। साइलेंट मतलब होता है शांत, गुमसुम, खामोश, मौनी, इसका अपोजिट हो जाएगा नॉइसी, मतलब शोरयुक्त, कोलाहलपूर्ण, भड़कीला। पेल मतलब होता है मुरझाना, पीला, फीका पड़ना, निष्प्रभाव होना, इसका हो जाएगा अपोजिट कलरफुल, मतलब रंग बिरंगा, रंगीन। राइट मीन्स होता है सही, तो रॉन्ग मीन्स होता है गलत। अगला है आपका स्टीयर, मतलब होता है हिलाना, हिलना, उत्तेजित करना, अचल या शांत, इसका अपोजिट हो जाएगा स्टीयर का स्थिर या अचल, सॉरी स्थिर हो जाएगा इसका मतलब, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। स्टिर मतलब होता है हिलना, हिलाना, उत्तेजित करना, ठीक है, क्या होता है हिलना, हिलाना या उत्तेजित करना। वहीं स्टिल जो है, स्टिल मतलब होता है स्थिर या अचल या शांत। स्टिल मतलब मान लो आप चलायमान, और स्टिल मतलब स्टिल मतलब मान लो आप स्थिर, ठीक है। वैन मीन्स होता है व्यर्थ या अहंकारी या खोखला। हम्बल, हम्बल मतलब होता है बेटा विनम्र या विनीत, इस बात का विशेष ध्यान देंगे आप। कुछ वर्ड्स हैं जिनके समान मीनिंग वाले हैं, जिनको आपको लर्न करना है, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में और बोलने में आसानी होगी। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना या सरसराना, है ना, पत्तों की सरसराहट आपको बताया था मैंने। इसका समानार्थी वर्ड क्या होता है, सॉफ्ट हस्ड साउंड, एक कोमल दबी निस्तब्ध ध्वनि। साइलेंस या साइलेंट मतलब होता है शांति या शांत, इसके साथ में जो मीनिंगफुल वर्ड है उसमें क्या क्या लिख दोगे आप, क्वाइट, क्वाइट मतलब भी शांत होता है, स्टिल मतलब भी शांत होता है, पीस मतलब भी शांत होता है, ये समानार्थी वर्ड हैं। तो ये जो आपको वर्ड बता रहा हूँ सिमिलर मीनिंग वाले, ये समानार्थी वर्ड आपको बहुत काम आने वाले हैं, आपसे एग्जाम में पूछेगा, 1 नंबर या 2 नंबर के आते हैं ये, और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काम आने वाला है, तो इसको लर्न जरूर करेंगे आप। वाइब्रेंट मतलब होता है ओजस्वी, भड़कीला, जोशीला, तो उसके लिए अदर अदर वर्ड क्या हो सकता है, विगोरस। विगोरस मतलब भी जोशीला, भड़कीला, औचपूर्ण होता है, तो वाइब्रेंट और विगोरस दोनों समान हैं, ये वर्ड्स को आप समझें, इसको क्या पढ़ेंगे आप, विगोरस। अगला है आपका जेड, मतलब होता है थकान, है ना, हरा रंग। जेड मतलब थकान भी होता है और साथ में हरा रंग भी होता है, तो इसको आप ग्रीन शेड या हरा रंग कह सकते हो। जेड मतलब ग्रीन शेड, ठीक है, क्लियर से ध्यान रखो। रंग के रूप में यदि हम जेड की बात करेंगे तो उसका मतलब हरा रंग निकलेगा, और उसका एक मतलब क्या, थकान भी होता है, तो ग्रीन मतलब शेड जाएगा, हरा रंग। पेल मतलब होता है रंगहीन, तो इसका आप क्या कर सकते हो, फेंट, मूर्छित। फीबल मतलब अशक्त, और कलरलेस, है ना, मतलब रंगहीन। अगला है आपका पाइल, मतलब ढेर लगाना, जमा करना, तो इसका क्या हो जाएगा, टू हीप और लोड, मतलब टू हीप या टू लोड, लोड करना मतलब लादना होता है इसका मतलब, टू हीप मतलब भी क्या होता है, लादना, इकट्ठा करना। लीन मतलब होता है झुकना या झुकाना, तो इसका हो जाएगा इंक्लाइन और बैंड, इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, इंक्लाइन और बैंड, इसका मतलब भी झुकना या झुकाना होगा। ट्विग, ट्विग मतलब होता है टहनी, समझ में आना, इसका मतलब समझ में आना भी होता है, समझ जाना भी होता है। तो यंग शूट ऑफ अ प्लांट, जो ट्विग होती है उसका मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पौधे की डाली, शूट मतलब डाली होता है। वर्ड्स मीन देखिए, अगला है आपका 9 नंबर का, वैन मतलब होता है व्यर्थ, तो व्यर्थ का क्या हो जाएगा, फीटल, फीटल मतलब भी क्या होता है, व्यर्थ। आप विशेष ध्यान रखेंगे बेटा, वैन मतलब व्यर्थ, और फीटल मतलब भी क्या होगा आपका, या फर्टल मतलब भी आपका व्यर्थ होगा, समानार्थी शब्द हैं ये। अनफर्लिंग मतलब होता है फैलना, पल्लवित होना, खिलना, तो इसका मतलब होगा टू स्प्रेड, मतलब फैलना।
आपका नेक्स्ट है यहाँ पर 11th नंबर का फाइनल वाला, स्टीयर मतलब होता है हिलना, हिलाना या उत्तेजित करना। तो इसका हो जाएगा मूव, क्रॉस, मूव या क्रॉस। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। यू नीड टू वॉच दिस वीडियो मैनी टाइम। इस वीडियो को आप कई बार देखें। आई नो इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन वन वन अटेम्प्ट और टू अटेम्प्ट। यू हैव टू try hard. You have to try hard to understand these all things, because coachings are banned for because of due to the coronavirus, due to the lockdown. And in coming future, I don't think that coachings will open too quickly, so you have to understand and learn things by social distancing, by using mobile. You need to take out your copies and write down those words that are difficult for you to pronunciate. If you do this, you will definitely get success whatever you want to do. So I will come back again with other lesson, other explanation. Till then, take care, tata, bye bye. Stay home, stay safe.